आज लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम अध्ययन करें तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक राज्य के इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जब विश्व के सभी राज्यों में शासन का कोई एक ही प्रकार सभी जगह प्रचलित रहा हो। एक ही साथ राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र तथा लोकतंत्र जैसे शासन के अनेक प्रकार विभिन्न राज्यों में शासन शक्ति के प्रयोग में प्रतीयमान रहे हैं। इस प्रकार विश्व के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं। वर्तमान समय में लोकतंत्र शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है और आज लोकतंत्र शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप बन गया है। इसलिए वर्तमान युग लोकतंत्र का युग माना जाता है। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया से हुई है, जिसका अर्थ है जनता की शक्ति या जनता का शासन है। अर्थात लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शासन करती है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में अंतिम रूप से जनता के हाथों में ही होती है। जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है उसमें जो सत्ता है वो अंतिम रूप से जनता के हाथों में होती है, ताकि सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा अनुसार तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाए, वे कार्यान्वित की जाए। ब्राइस का मत है या ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार होता है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जनता में निहित हो। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। इसी प्रकार से देखें तो गिडिंग्स का कहना है कि लोकतंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, वरन राज्य और सरकार या राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। इस प्रकार लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उसके सभी रूपों का अध्ययन जरूरी है। जैसे देखें कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र वह जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। शासन सत्ता का स्रोत जनता है, शासन जनता के हितों का रक्षक होता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। सीले के ने इसकी परिभाषा ऐसे शासन के रूप में की है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। इस प्रकार शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है कि जनता का उसमें प्रतिनिधित्व होता है। शासन जनता के हितों की रक्षा करता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखें कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र कि राज्य के रूप के अर्थ में लोकतंत्र वहां विद्वान होता है जहां जनता में सत्ता का वास होता है। लोकतांत्रिक राज्य का अभिप्राय लोकतांत्रिक शासन से है जो जनता की इच्छा अनुसार होता है। जनता तथा सरकार का गठन किया जाता है क्योंकि जनता के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। संप्रभुता जनता में निहित होती है। राज्य के कार्यों पर जनता नियंत्रण रखती है।
हर्नशा के शब्दों में देखें तो राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक पद्धति नहीं है, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उसे अपदस्थ करने की भी एक पद्धति है। अब सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र कि समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जिसमें प्रत्येक मानव का मूल्य किसी भी अन्य मानव के मूल्य के समान समझा जाता है और सभी समान अवसर व अधिकार का उपयोग करते हैं तथा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर मनुष्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। और इसके बारे में हर्नशा के अनुसार देखें तो लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। अब देखते हैं आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र कि आर्थिक रूप में लोकतंत्र का अभिप्राय यह है कि सभी व्यक्तियों को जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिनके आधार पर वह सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। संपत्ति की गंभीर असमानताएं नहीं होनी चाहिए, व्यक्तियों का आर्थिक शोषण नहीं हो, उसके साथ अन्याय नहीं हो, सभी को आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन हो और सभी व्यक्ति के पास न्यूनतम जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हों। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं सामाजिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। उद्योगों के प्रबंधन के संबंध में लोकतंत्रात्मक धारणा को अपनाया जाना चाहिए। अब देखते हैं अगला जीवन के विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में कि लोकतंत्र जीवन का एक रूप है, जीवन के प्रति यह विशिष्ट दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत मनुष्य का एक विशेष प्रकार का स्वभाव और सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। इसमें व्यक्ति के मूल्यों और उसकी गरिमा को मान्यता दी जाती है। व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंधों को समझते हैं। सभी में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान, परोपकार की भावना, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। अब देखें तो इसके बारे में ब्राइस का मत है कि लोकतांत्रिक व्यक्ति वह है जो अपने धन, वैभव एवं सामाजिक स्तर के दम्भ के बिना मित्रतापूर्ण और सभी से मिलजुल कर रहने वाला व्यवहार करता है। इस प्रकार मनुष्य का स्वभाव और व्यवहार लोकतंत्रवादी होना चाहिए। मैक्सी ने कहा है कि 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नहीं वरन यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्य की स्वतंत्रता तथा ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता व एकीकरण लाया जा सके। लोग अब देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार कि लोकतंत्र के कौन से प्रकार हैं। तो साधारणतः लोकतंत्रात्मक शासन के दो प्रकार माने जाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन से? दो रूप, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है जहां निर्णय लेने के सभी कार्य सीधे जनता द्वारा किए जाते हैं, न कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन सत्ता अपने चुने प्रतिनिधियों को नहीं सौंपती, बल्कि जनता एक जनसभा के रूप में एकत्रित होकर सार्वजनिक मामलों पर विचार विमर्श करती है, कानूनों का निर्माण करती है, नीति निर्धारण करती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर उन पर नियंत्रण रखती है। और देखें तो प्राचीन यूनान के कुछ नगर राज्यों में जो लोकतंत्र प्रचलित था उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है।
लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में दो वर्ग थे, स्वतंत्र जन और दास, और राजनीतिक अधिकार केवल स्वतंत्र जनों को प्राप्त थे। दासों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे प्राचीन यूनान में। इस प्रकार ऐसे वर्गों में बटा समाज जिनके अधिकार व कर्तव्य अलग अलग तथा भेदभावपूर्ण हो, उसे सच्चा लोकतंत्र नहीं कह सकते। प्राचीन यूनान के कुछ नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल इस अर्थ में था कि नगर राज्यों के सार्वजनिक मामलों में सभी स्वतंत्र जन एक बड़ी सभा के रूप में एकत्रित होते थे। स्वतंत्र जनों की समान सहभागिता व स्वतंत्र वातावरण में वाद विवाद से सार्वजनिक नियमों तक या वाद विवाद से सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचना, ये स्वतंत्र जन कानून पारित करते थे और उन्हें क्रियान्वित भी करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें शासन को नागरिक स्वयं चलाते थे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं चलाते थे, इसलिए इसे कहा जाता है। और यह रूप प्राचीन नगर राज्यों में विद्यमान रहा, लेकिन आज इसका रूप स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में देखा जा सकता है। ये कैंटन है आउटर अपेंजल, इनर अपेंजल, उरी, अंटरवाल्डेन और ग्लारस। अब देखें तो हर्नसॉ के अनुसार शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख साधन हैं तो देखें तो उनमें हैं जनमत संग्रह, लोक निर्णय, आरंभक या उपक्रम और प्रत्यावर्तन। लेकिन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था आधुनिक राष्ट्र राज्यों में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल उन्हीं राज्यों में संभव हो सकता है जिनका क्षेत्रफल छोटा हो, कम जनसंख्या हो, जहां समस्त जनता एक स्थान पर एकत्रित हो सके। आधुनिक विश्व के विशाल राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है। अब वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की इच्छा का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित करती है, उनसे उस व्यवस्थापिका का निर्माण होता है जो कानून बनाने का कार्य करती है। वर्तमान में विशाल राज्यों में जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में राज्यों के सभी नागरिकों का एक स्थान पर एकत्रित होना, सभी के द्वारा कानूनों का निर्माण करना और नीति का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अब देखें तो वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जीएस मिल ने इसे प्रतिनिधि शासन कहा है और हर्नसॉ के शब्दों में यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विद्वानों ने कुछ अनिवार्य विशेषताएं भी बताई हैं, जिनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मतदान का अधिकार होना चाहिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक निश्चित समय अवधि में निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव होने चाहिए तथा सभी नागरिकों को चुनावों में भाग लेने के अधिकार प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए देश में अनेक राजनीतिक दल होने चाहिए। ये राजनीतिक दल देश में स्वस्थ जनमत का गठन कर सकें। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक संविधान होना चाहिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। तो देखें तो इस प्रकार आज लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा एवं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन किया।